हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वेल्थ क्रिएटर में। दोस्तों हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं इंडोसेंट बैंक लिमिटेड के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि इंडोसेंट बैंक के अंदर यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है काफ़ी दिनों से। 1200 रुपये का हाई का अप्रॉक्सीमेटली लगाया था स्टॉक ने, उसके बाद लगातार यहाँ पे गिरावट है। तो कई लोग तो ऐसे होंगे जिनको यहाँ पे न्यूज़ पता होगा कि आखिर ये गिरावट क्यों देखने को मिली, स्टॉक कहाँ तक गिर सकता है, ठीक है, क्या इसके पीछे रीजंस हैं। पर कुछ लोगों को यहाँ पे रीजंस नहीं पता होगा, न्यूज़ नहीं पता होगा, तो उनके लिए मैं यहाँ पे न्यूज़ भी लेके आया हूँ। साथ में इंडोसेंट बैंक के फंडामेंटल किस टाइप के हैं, टेक्निकल क्या शो कर रहे हैं, कहाँ पे इंडोसेंट बैंक को खरीदना चाहिए, क्या लेवल्स एंड टारगेट्स होंगे, तो सारी यहाँ पे बात करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को यहाँ पता है कि हमने यहाँ पे निफ्टी 50 का एनालिसिस स्टार्ट किया हुआ है। निफ्टी 50 का यहाँ पे कंप्लीट एनालिसिस स्टार्ट किया हुआ है, यानी कि 50 के 50 स्टॉक यहाँ पर एनालाइज कर रहे हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आयशर मोटर भी हमने यहाँ पे एनालाइज किया, जो कि यहाँ पे 22 नंबर का स्टॉक था। तो यानी कि आज जो हम यहाँ पर इंडोसेंट बैंक को एनालाइज करने वाले तो 23 नंबर का यहाँ पे स्टॉक होने वाला है। 23 नंबर का स्टॉक होगा यहाँ पे इंडोसेंट बैंक। दोस्तों पूरी न्यूज़ यहाँ पे कवर करने वाला है, तो बिना देर कर शुरू करेंगे। पर उस पर कहना चाहूँगा, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को यहाँ पे हिट जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों को यहाँ प्राइस के बारे में बात करूँ तो आप यहाँ पे देखते हैं इंडोसेंट बैंक का प्राइस चला 959 रुपीज़ का। आज यहाँ पे गिरावट देखने को मिली 1.14% की। हालांकि यहाँ पे दोस्तों 5 दिन की अगर बात करें तो 5 दिन के अंदर स्टॉक यहाँ पे 7% तक यहाँ पर करेक्ट हो चुका है। वहीं दोस्तों 1 महीने की बात करूँ तो यहाँ पर आप बोल सकते हो 17% तक स्टॉक यहाँ पर 1 महीने के अंदर करेक्ट होता हुआ नजर आया। उसका रीज़न इसकी न्यूज़ ही थी, जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर लगातार गिरावट आई है। दोस्तों 6 महीने की बात करूँ तो 6 महीने के अंदर स्टॉक ने कोई रिटर्न नहीं दिए, सिर्फ यहाँ पर 4% नेगेटिव दिखाई दिया। और 1 साल के दोस्तों रिटर्न की बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ और 12% या 13% का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिले हैं। 5 साल के दोस्तों रिटर्न की बात करूँ तो 5 साल के अंदर स्टॉक यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है, अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हो 10% के आसपास, ठीक है। और मैक्सिमम दोस्तों रिटर्न की बात करें तो मैक्सिमम रिटर्न में 4240% यहाँ पे शानदार रिटर्न दिखाई दिए। हालांकि दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो आप देखते हैं कि 1999 में यहाँ पर 22 रुपये 10 पैसे स्टॉक का प्राइस हुआ करता था, और स्टॉक ने अपना हाई लगा दिया था 2018 में 2015 रुपये। तो आप देखते हैं क्या शानदार यहाँ पर 8000% तक यहाँ पर रिटर्न देखने को मिल गए थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टॉक के अंदर काफ़ी गिरावट नजर आई और स्टॉक यहाँ पर काफ़ी डाउन भी गया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना स्टॉक यहाँ पे डाउन होता हुआ नजर आया था। और उसके बाद जो रिकवरी दिखी आप देखते हैं यहाँ पे 468 रुपये 450 रुपये तक स्टॉक गया यहाँ पर पेंडेमिक में। उसके बाद यहाँ पे रिकवरी भी शानदार आई और फिलहाल यहाँ पे 960 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। शायद दोस्तों कहना चाहूँगा यहाँ पर अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि स्टॉक वापस 2000 पे ट्रेड करता हुआ आपको बहुत जल्द नजर आएगा। रीज़न क्या है, पहले यहाँ पे न्यूज़ कवर करते हैं कि आखिर न्यूज़ क्या थी जो यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर न्यूज़ क्या है तो आप न्यूज़ देखते हैं, इंडसइंड बैंक का शेयर 12% से ज़्यादा टूटा, बिना मांगे 84,000 ग्राहकों को बांट दिया था लोन। तो ऐसा इस पर आरोप लगा जब यहाँ पे इंडसइंड बैंक पे कि इन्होंने बिना मांगे ही 84,000 ग्राहकों को लोन दे दिया। तो उस दिन स्टॉक यहाँ पे 12% करेक्ट होता हुआ नजर आया था, और तब से स्टॉक लगातार गिरावट में ही देखने को मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि मामला आखिर क्या था, मतलब क्या ऐसी इसके अंदर प्रॉब्लम थी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मीडिया के अनुसार अज्ञात विसल ब्लोवर ने बैंक प्रबंधक और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को इंडोसेंट बैंक की सहायक इकाई बीएफआईएल द्वारा दिए गए इन तरह के लोन के बारे में एक पत्र लिखा। यानी कि आरबीआई को यहाँ पे एक पत्र लिखा कि जहाँ पे जो फुल्ली सब्सिडरी है, यानी कि एक यहाँ पर कंपनी है खुद की पूरी तरह से यहाँ पर इंडोसेंट बैंक की कंपनी है बीएफआईएल, उसने यहाँ पर लोन दिया है बिना शर्तों के। यहाँ पर लोन का नवीकरण किया गया, यानी कि लोन एवरग्रीनिंग की गई, ठीक है। मौजूदा ग्राहकों को अपना कर्ज नहीं चुका पा रहे, उन्हें नया लोन दिया गया। जो अपना यहाँ पे कर्ज नहीं चुका पा रहे थे उनको नया लोन प्रोवाइड किया जा रहा था, ताकि जो बैंक के अपने बुक्स हैं उनको क्लियर रखा जा सके, ताकि उसके अंदर एनपीए वगैरह या जीपी वगैरह जो भर जाएंगे उनको यहाँ पे कम रखा जा सके, ठीक है। बुक्स को क्लियर करने के लिए यहाँ पे जो कर्ज नहीं चुका पा रहे उन्हें और लोन दिया जा रहा है, ऐसा यहाँ पे विसल ब्लोवर ने बोला था। विसल ब्लोवर मतलब दोस्तों कोई बैंक का कर्मचारी हो सकता है, फिर ऐसा बंदा जिसको यहाँ पर सीधा अपना नाम या फिर अपनी पहचान नहीं बताता, छुपके से यहाँ पे रिपोर्ट दी जाती है, तो उन बंदों को यहाँ पे बोला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो उसके ऊपर आरोप लगा उसके बाद बैंक ने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया। बैंक ने रिस्पॉन्ड किया, बैंक ने बोला कि हम लोन एवरग्रीनिंग के आरोपों को पूरी तरह से खंडन करते हैं। देख सकते हैं बैंक ने इन आरोपों को कहा कि ये जो हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है बिल्कुल गलत है, बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पर मई 2021 में तकनीकी गड़बड़ी के कारण करीब 84,000 ग्राहकों को बिना अनुमति के लोन दिए गए थे। जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर जब बैंक ने अपनी सफाई दी तो उस बैंक ने क्या बोला कि फील्ड कर्मचारियों ने 2 दिन के भीतर ही बिना सहमति के ग्राहकों को लोन देने की सूचना दी थी। तो बैंक का कहना है कि हमने लोन प्रोवाइड नहीं किया था, सिर्फ यहाँ पर जो मैसेज वगैरह है या फिर ऐसे कर्मचारियों द्वारा वहाँ पर
इन्फॉर्म किया गया था ग्राहकों को कि आपको यहाँ पर लोन दिया गया है, पर उसको 2 दिन के अंदर ही, 2 दिन के भीतर ही ठीक कर लिया गया था। यानी कि वो बोल रहे हैं कि सिर्फ टेक्निकल गड़बड़ थी और कुछ भी नहीं था ऐसा। ठीक है, तो ये तो हो गई दोस्तों इनकी एक न्यूज़। इसके बाद इनकी एक और न्यूज़ आई थी जिसकी वजह से और ज़्यादा प्रेशर पड़ गया था, तो उसका भी क्लैरिफिकेशन आज आ गया है। तो दोस्तों यहाँ पे इंडोसेंड बैंक ने क्लैरिफाई किया है, जो सलभ सक्सेना है और आशीष दमानी है आर करंटली एम्प्लॉयड विद इट्स होल ओन्ड सब्सिडरी BFIL। यहाँ पे एक न्यूज़ और फैली थी कि जब यहाँ पर इनको पर आरोप लगा विसल ब्लोवर का, तो उसके बाद यहाँ पे जो सलभ सक्सेना है और आशीष दमानी है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। ऐसा बोला गया कि वो उन दोनों ने यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया। तो यहाँ पे प्रॉब्लम और क्रिएट हो गई कि एक तो यहाँ पे आरोप लगा बैंक के ऊपर से जो इसके CEO हैं और डायरेक्टर हैं उन्होंने यहाँ पर जो है रिज़ाइनिंग कर दिया, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। पर यहाँ पे बैंक ने इसको क्लैरिफाई कर दिया है कि सलभ सक्सेना और आशीष दमानी ने कोई यहाँ पर जो है रेजिग्नेशन नहीं किया है, वो यहाँ पर अभी भी करंटली एम्प्लॉयड हैं, यानी कि कामकाज कर रहे हैं। इसके बाद बात करूं दोस्तों इंडोसेंड बैंक जो है कितना बड़ा बैंक है, तो आप यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट कैप ही 74,185 करोड़ की मार्केट कैप है। करंट प्राइस 959 का चल रहा है, हाई 1242 का लगाया था, लो 789 का लगाया था। स्टॉक अभी 18.9 का हो रखा है। तो आप देखते हैं कि स्टॉक अभी 18.9 का हो रखा है, पर यहाँ पे मीडियन पी रेशो जो है स्टॉक का लगभग होना चाहिए था 26.7 का। तो यानी कि स्टॉक आपको मीडियन पी से बहुत सस्ता मिल रहा है, तो यानी कि अंडर वैल्यूड हो रखा है यहाँ पर स्टॉक। ठीक है, बुक वैल्यू 562 रुपीज़ है, डिविडेंड यील्ड 0.52% है, ROC 5.99% है। ROC भी बहुत ही अच्छी इसकी है, क्योंकि HDFC बैंक की ROC की बात करें तो भी 6% होती है। तो अक्सर बैंक हो या NBFC हो, उनकी जो ROC है वो 6% 10% के आसपास मिल जाए तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों रिजल्ट की बात करें कि किस टाइप के रिजल्ट रहे, क्वार्टर रिजल्ट जो आया Q2 का, तो रिवेन्यू जनरेट हुआ 7,650 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर से काफ़ी अच्छा रहा और पिछले साल के मुकाबले काफ़ी बेहतर रहा। तो यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें, ईयर ऑन ईयर की बात करें, तो यहाँ पे बहुत ही शानदार रिवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया। यहाँ पे पॉजिटिव रहा, प्लस रहा, ऊपर की तरफ ही जाता हुआ नजर आया। ठीक है, हाल ही कंपनी को फाइनेंशियल प्रॉफिट जो है वो तो नहीं होता, कई बार आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल प्रॉफिट कंपनी को देखने को नहीं मिलता, तो इस बार भी 322 करोड़ का यहाँ पे लॉस ही देखने को मिला। और उसके बाद नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे 1147 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ, जो कि पिछले क्वार्टर से और पिछले साल से बहुत ही अच्छा देखने को मिला। पिछले साल के मुकाबले बात करूँ तो अब उससे यहाँ पे डबल हो गया लगभग। तो बैंक की जो परफॉर्मेंस रही उसमें तो कोई कमी नहीं आई, बैंक की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही, बस जो आरोप लगे इसके चक्कर में यहाँ पे स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। ठीक है, जो NPA हैं वो भी 2.88 से 2.77 हुए हैं, कम होते हुए नजर आए। ठीक है, नेट NPA भी 0.84 से 0.80 हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ प्लस पॉइंट है। यहाँ पर जो क्वार्टर रिजल्ट है उसमें कोई भी कमी नहीं है, बहुत ही शानदार नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो यहाँ पे 2016 में तो 11,872 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता था बैंक का, जो कि 29,000 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली पहुँच गया, यानी कि 3 गुना के लगभग हो गया है। लेकिन नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2287 करोड़ से यहाँ पर नेट प्रॉफिट अप्रॉक्सीमेटली 3900 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली पहुँच गया है। तो देखो रिवेन्यू तो अच्छा जनरेट हुआ पिछले 5 सालों में, पर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र नहीं आया। तो ऐसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेल ग्रोथ तो यहाँ पे 20% की रही, पर प्रॉफिट ग्रोथ सिर्फ 5% की रही, और स्टॉक का CAGR -2% का रहा। तो यहाँ से मैंने आपको बोला है कि देखो सेल, प्रॉफिट और स्टॉक का CAGR आसपास ही आपको दिखाई देते हैं। तो आप देखते हैं कि सेल पॉजिटिव में, प्रॉफिट पॉजिटिव में, लेकिन स्टॉक का CAGR नेगेटिव में, तो ये गलत है। ठीक है, तो यानी कि स्टॉक यहाँ पर आपको अंडर वैल्यूड मिल रहा है, स्टॉक सस्ता मिल रहा है अगर यहाँ पे देखा जाए तो। साथ ही दोस्तों बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो बैलेंस शीट में रिजर्व जो है 42,000 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली का यहाँ पे रिजर्व है। बोरिंग जो है 3,07,193 करोड़ की बोरिंग है। दोस्तों बैंक की और NBFC की बोरिंग आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। रीज़न यही है कि कस्टमर का पैसा होता है उनके पास डिपॉजिट किया हुआ, तो वो भी एक तरह से बोरिंग है, तो यहाँ पे ऐड करके दिखाया जाता है। ठीक है, फिक्स एसेट जो है 1800 करोड़ के फिक्स एसेट है, तो ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। बैलेंस शीट में भी कोई ऐसी गड़बड़ है नहीं, इतनी बुरी बैलेंस शीट मेरे को दिखाई नहीं दे रही है कि आप देख सकते हैं कि 70,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 42,000 करोड़ यहाँ पे रिजर्व है। तो ये सब चीज़ें हैं। उसी के साथ यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी कोई दिक्कत नहीं है। 16.54% का यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग है, FI की 51.44% की होल्डिंग है, DI की 18.97% की होल्डिंग, पब्लिक के पास 13% होल्डिंग है। तो यानी कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक के पास 20% से कम होल्डिंग है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। 80% यहाँ पे प्रमोटर FI और DI के पास है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो ये काफ़ी बेहतरीन देखने को मिला कि जो होल्डिंग है उसके अंदर भी कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। रिसेंटली
दिसंबर 2020 में 14.67 प्रमोटर की होल्डिंग हुआ करती थी, जो कि मार्च 2021 में 16.55 कर दी गई है। तो प्रमोटर भी अपनी होल्डिंग यहाँ पे बढ़ाई है, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। साथ ही यहाँ पे डीआई हैं जो वो भी बाय कर रहे हैं, 17 से 18 ही किया है उन्होंने, कोई कम नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर एफआई ने 52 से 51 किया, तो उसकी बाइंग यहाँ पे डीआई के पास आ गई। तो यानी कि बैंक के अंदर कोई जनरली दिक्कत है नहीं दोस्तों, ऐसी बैंक का सब कुछ यहाँ पर मेरे को ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, बस न्यूज़ के चलते यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे चार्ट पर और आप देखते हैं यहाँ पे करंट प्राइस चल रहा है स्टॉक का 958 रुपीज़ का। ये जो दोस्तों रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये इसका 200 DMA है, जो कि 1028 रुपये निकल के आता है। अपने 200 DMA के नीचे स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज निकल के आता है इसका 1120 रुपीज़ का। तो यानी कि अपने 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ठीक है, स्टॉक का जो मनी फ्लो है वो ओवरसोल्ड में जा चुका है, 10.61 हो रखा है, यानी कि ओवरसोल्ड बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड में यहाँ पर पहुँच गया है। स्टॉक के दोस्तों अगर हाई की बात करें कि स्टॉक ने यहाँ पे हाई कितने का लगाया था, तो देख सकते हैं यहाँ पे 1240 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली का स्टॉक ने हाई लगाया। और यहाँ पे साथ ही आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक ने यहाँ पर डबल टॉप भी बनाया था, 1 और 2 यहाँ पे डबल टॉप बनाया और प्राइस का रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिला। और उसके बाद थोड़ी सी न्यूज़ भी आ गई, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि तड़का भी लग गया थोड़ा सा, और यहाँ पे गिरावट जो है वो बहुत ही भयंकर गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है दोस्तों। हालांकि फ़िलहाल दोस्तों यहाँ पे बात करें कि स्टॉक की जो बाइंग का जोन है या फिर कहाँ रुकेगा, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक के अंदर लगातार रेड कैंडल्स बन रही है, यानी कि बेरिश कैंडल बन रही है, लगातार स्टॉक नीचे जा रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। पर लेकिन यहाँ पे सपोर्ट्स की अगर बात करें कि स्टॉक के जो सपोर्ट्स निकल के आते हैं, तो वो क्या निकल के आते हैं, तो यहाँ पे आपको दोस्तों देखने को मिलेगा कि स्टॉक जिस नंबर पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है 950 के अप्रॉक्सीमेटली, ये इसका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये लाइन अगर मैं सीधी खींच दूँ तो इसका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आता है, जहाँ पे स्टॉक ने 1 2 3 4 टाइम सपोर्ट लिया है। 4 बार दोस्तों इस सपोर्ट पे यहाँ पर सपोर्ट लिया है स्टॉक ने, और वहीं स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर दोस्तों बाय द चांस जिस तेज़ी में गिरावट देखने को मिल रही है, अगर ये स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट तोड़ देता है, तो स्टॉक आपको थोड़ा और नीचे जाता हुआ मिलेगा, जो कि एक यहाँ पे स्मॉल सपोर्ट निकल के आता है, वो है ये दोस्तों। तो अगर हम इसको चेक करें कि यहाँ पर क्या सपोर्ट है इसका, तो देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 900 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली का ये सपोर्ट है। ठीक है, अगर ये 950 रुपये के सपोर्ट को तोड़ता है तो 900 रुपये पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर ये बाय द चांस 900 रुपये का अपना सपोर्ट तोड़ देता है, उसका सपोर्ट फिर काफ़ी नीचे का निकल के आता है, कि जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका सपोर्ट उसके बाद ये निकल के आता है लगभग 780 रुपये के 780 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली का यहाँ पर निकल के आता है, 790 रुपये आप बोल सकते हैं, 790 का। ठीक है, तो यहाँ पर 950 का सपोर्ट, फिर यहाँ पर 900 का सपोर्ट, और फिर यहाँ पे 780 का सपोर्ट यहाँ पर निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये तीनों से सपोर्ट बने हुए हैं, काफ़ी शानदार सपोर्ट्स हैं, तो इन पर नज़र रखिएगा। और अगर मैं बोलूँ कि स्टॉक कहाँ तक गिर सकता है, तो दोस्तों जब तक इसके अंदर कोई पुश बैक यहाँ नहीं दिखता, यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल बनती हुई नज़र नहीं आती, तब तक यहाँ पर कुछ नहीं बोल सकते कि स्टॉक कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं लगातार स्टॉक के अंदर गिरावट है, तो जब तक यहाँ पे कोई ऐसा मूवमेंट अप मूवमेंट या फिर ग्रीन कैंडल नहीं बनती या फिर कुछ कॉन्सलेशन फेस नहीं आता, तब तक हम यहाँ पे नहीं बोल सकते कि स्टॉक कहाँ तक गिर सकता है। ठीक है, बस आपने इसके सपोर्ट पर नज़र रखनी है। और फाइनेंशियली मैं बोलूँ तो बहुत स्ट्रॉन्ग बैंक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है। और फाइनेंशियल स्टॉक प्राइस की बात करूं तो वो भी ओवर सोल्ड कैटेगरी के अंदर चल रहा है, बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड स्टॉक हो रखा है। ठीक है, साथ ही टेक्निकली भी आप बात करूं तो मैंने आपको बोला है कि 200 DMA के आसपास स्टॉक बाय कर लो, अगर कोई अच्छा स्टॉक मिलता है तो बहुत अच्छी रिटर्न देगा। तो वो भी ये अपने 200 DMA के नीचे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो टेक्निकली हो या फंडामेंटली हो, दोनों तरफ से स्टॉक आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा सस्ते दाम पर अवेलेबल मिल रहा है दोस्तों। फिलहाल बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, देखो अगर आपने इस स्टॉक को खरीदना है या फिर आपने खरीदने की सोच रखी है, तो इसमें लमसम अमाउंट मत लगाना। ठीक है, मान लीजिए आपने 10 स्टॉक खरीदना है, तो आप करंट लेवल पर 2 ही स्टॉक खरीदो, 900 के सपोर्ट पे 2 का GTT और ऑर्डर लगा दो, 780 के प्राइस पे यहाँ पे 4 का लगा दो, 780 के प्राइस पे यहाँ पे 4 का GTT और लगा दो। इस तरह से बाइंग करो, बाय ऑन डिप करो, तभी जाके आपको इन फ्यूचर फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर आप लमसम ऑर्डर लगा दोगे और मान लो यहाँ से स्टॉक 900 रुपये से फिर 780 पे ट्रेड करता है और उसके बाद यहाँ से बाउंस बैक करता है, तो आपको बड़ा दुख होगा कि यार बड़ा ऊपर बाइंग कर ली थी, बड़ा पैसा पहले डाउन गया 10%, उसके बाद पॉजिटिव आया। तो अच्छे स्टॉक्स को बाय ऑन डिप करना चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ पे अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाता है। दोस्तों फिलहाल आपकी क्या राय है वो आप अपना एक बार ड्यू डिलिजेंस करने के बाद यहाँ पर बाइंग या सेलिंग की सोचिएगा। मेरे कहने से बाइंग या सेलिंग मत कीजिएगा, ठीक है। साथ ही अपने फाइनेंशियल एडवाइजर एक बार ज़रूर सलाह ले लेना, उसके बाद ही जो भी यहाँ पर आपने निर्णय लेना है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। और आपको ये स्टॉक कैसा लगा, इसके फंडामेंटल कैसे लगे, टेक्निकल कैसे लगे, आप कमेंट में करके यहाँ पर ज़रूर बता सकते हैं। साथ ही दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना।